गुड मॉर्निंग 11th क्लास का ऑल स्टूडेंट, जरा ध्यान दे कि आप सभी का बैच मेरे यूट्यूब चैनल पर मौर्य राहुल केमिस्ट्री पर बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप एकक वाइज यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसा करते करते मेरा हर वीडियो देखिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप ये क्लास नहीं करते हैं तो आपको पूरा 11th, पूरा 12th पूरा झक मारना है। अगर क्लास में बैठते हो तो कंडे गिनना है, बेंच गिनना है, बोर्ड की साइज ना मापना है, बस ये। इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे यदि बेसिक नहीं पढ़ोगे तो। बात समझ में आई? इसी वजह से आप सभी को मैं बोल रहा हूं कि मेरा बेसिक केमिस्ट्री क्लास अटेंड करो और मेरे बेसिक केमिस्ट्री क्लास को रोज वॉच करो, ठीक है। मैं प्रत्येक दिन बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, यूट्यूब क्लास चलाने में बहुत मेहनत लगता है। आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना मेहनत पड़ता होगा। तो उस मेहनत का हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लड़के फायदा उठाएं। तो आप लोग 11th क्लास के इस टॉपिक पर ध्यान दिया करो कि बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाई हो रहा है और क्या क्या हमको सीखना चाहिए। बहुत छोटा लेवल से स्टार्ट किया हूँ, बहुत छोटा लेवल से स्टार्ट किया हूँ। मतलब कि अभी तो लग रहा है कि जो 3-4 वीडियो बनाएंगे तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि सब लड़के आधा सुधा जानते ही होंगे। लेकिन जैसे 3-4-5 वीडियो के बाद जाएंगे वैसे उन लोग का गाड़ी जो है रुकने लगेगी, पटरी पे चलने लायक नहीं रहेगी, रुकने लगेगी। तो उस कंडीशन में मेरी जरूरत होगी। तो मेरी जरूरत उस टाइम होगी जब ये सब बेसाव पढ़ाए रहेंगे, उसके बाद हम पटरी पर ला देंगे आप लोगों की गाड़ी। तो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि जो पदार्थ होती है, पदार्थ की 3 होती है। क्या होती है? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। एक चौथी भी होती है, प्लाज्मा होती है। उसको छोड़ दो, अभी साइड में हटा दो, उसको काट दो, बोल दो कि रहो, अभी उसको जब जरूरत पड़ेगा उस टाइम तुमको लिया जाएगा। अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी हम लोग कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। तो दूसरा काम क्या कर रहे हैं? चेंज ऑफ पदार्थ, यानी ठोस से पदार्थ में, पदार्थ से गैस में, सॉरी ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस द्रव से ठोस में, और ठोस से गैस में, गैस से ठोस में। यही सब आज पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। बस ये टॉपिक का नाम था कि ये भी आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए पदार्थ कितने मैटर हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि बेसिक क्लास के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि मैटर होते हैं 3, सॉलिड, और उसके बाद लिक्विड, उसके बाद होते हैं गैस। तो देखिए लिख देते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। अब हटा देते हैं इसको, यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड, गैस, लिक्विड दे देते हैं, लिक्विड, गैस। क्योंकि चेंज करने में यहाँ पर गैस दे सकते थे, लेकिन चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, हमको इजी नहीं लगता, आप सबको भी इजी नहीं लगता, देखना कैसे इजी नहीं लगता। तो उस बाद में होगी। तो देखिए इसका हिंदी आप जानते हैं कि ठोस, इसका हिंदी जानते हैं कि द्रव, इसका हिंदी जानते भी होंगे कि गैस होता है। तो जब अब इस कंडीशन में देखिए, जब हम कोई सॉलिड फॉर्म यानी ठोस अवस्था को द्रव अवस्था के रूप में चेंज करते हैं, तो होता यह है कि जो सॉलिड फॉर्म की जो अवयवी कण होती है, अवयवी कण, वो थोड़ा सा उसकी अट्रैक्शन जो होती है दुर्बल होने लगती है। और दुर्बल होने की वजह से, दुर्बल कब होगी? जब उस पर टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर दिया जाएगा। जब हाईएस्ट टेम्परेचर दिया जाएगा किसी अवयवी कण पर, तो क्या होगा? बिखरेगा। और जब बिखरेगा तो इतना न बिखर जाएगा कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया कि सॉलिड फॉर्म की अवयवी कण पर हाईएस्ट प्रेशर दिया, यानी कि अधिक टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर इसलिए दिया क्योंकि इसके अवयवी कण जो है टूटे, और टूट कर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गलनांक।
ठीक है, इसको बोलते हैं गलनांक, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग बोलते हैं, गलनांक को हम मेल्टिंग ही बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आती है, ये तो आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि हर सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में एक टेम्परेचर पर नहीं होती है, यानी कि अलग अलग सॉलिड फॉर्म को अलग अलग टेम्परेचर पर हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसा बर्फ हो गया, बर्फ को सिंपल अगर टेम्परेचर भी रख दिया जाए, हम लोग वातावरण में जो टेम्परेचर है उस पर भी रख दिया जाए, तो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। उस पर हम लोग कोई टेम्परेचर भी नहीं दिए, वातावरण के टेम्परेचर पर रखे हुए सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन वहीं पर सॉलिड में हम बात करते हैं आयरन, लोहा, मारकर इसको भी देखिए, ये भी ऐसा नहीं है कि गलनांक मतलब द्रव लिक्विड रूप में चेंज नहीं होगा। ज्यादा हीट कीजिए, इसको पिघल जाएगा। सॉलिड ही जो आयरन होता है, लोहा, उसको भी ज्यादा हीट कीजिए, वो क्या होगा, पिघल जाएगा। शायद जानते भी होंगे, पिघाला लोहा को पिघला बहुत उसका शेप चेंज कर करके हम लोग मार्केट में बहुत सामान खरीदते हैं। जो कबाड़ी वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि लोहा ले जाते हैं, लेकर जाकर किसी भट्टी में उसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं। हीट करने के बाद लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, और लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको कूल करते हैं, और कूल करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, नया नया शेप में चेंज कर देते हैं, जो हम लोग फिर उसको हम वापस खरीदते हैं। मेरे ही सामान, हम लोग का ही यूज किया हुआ सामान फिर वापस बन के फिर नया बनकर आ गया। तो क्यों ऐसा ही चेंज होकर, मतलब चेंज ऑफ स्टेट, यानी पदार्थ की चेंज करके उसकी आकृति चेंज कर दो, उसकी मटेरियल नया कर दो, ऐसे कर किया जाता है। ठीक है, तो वो खैर वो दूसरा बात है, हम लोग कहीं और थे, कहीं और चले गए। तो सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से चेंज होती है उस प्रक्रिया को हम गलनांक बोलते हैं। लेकिन अभी हम बताएं कि हर एक सॉलिड फॉर्म एक ही टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है। जैसे हम बात किए तो बर्फ को सिंपल टेम्परेचर पर कर सकते हैं, जैसे इसको कुछ और टेम्परेचर पर कर देंगे, इससे हाईएस्ट टेम्परेचर पर हम आयरन को कर देंगे लिक्विड फॉर्म में। मतलब ये जरूरी है, इसको तो हम सिंपल आग पर, ये आग जो होता है ना, ये वायर जो हम लोग देखते हैं, सिंपल आग, सिंपल जो भट्टी उठी होती है उस पर हम लोग इसको डालेंगे, पिघल कर पानी हो जाएगा। लेकिन लोहा को उसमें डाल देंगे तो पिघल कर पानी होगा, पिघल के लिक्विड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए स्पेशल भट्टी होगी, मतलब ज्यादा हायर टेम्परेचर वाली भट्टी होगी, जिसमें हम आयरन को डालेंगे तो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। तो अलग अलग प्रकार की, अलग अलग सॉलिड स्टेट के लिए अलग अलग क्या होगी, ये होगी टेम्परेचर होगी, तब जाकर लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। उस प्रक्रिया को हम गलनांक कहते हैं। और गलनांक, और जिस मान लीजिए सॉलिड फॉर्म जिस टेम्परेचर पर जाकर गलना स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलना। इसी वर्ड को समझाने के लिए बहुत टाइम लग गया। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और गलन डिफिनेशन साथ साथ ले चलते हैं। अब बात करते हैं, लिक्विड है, द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था से हमको क्या करना है, गैस स्टेट में चेंज करना है। अब देखिए वही प्रक्रिया क्या होता है ना, कि देखिए जो सॉलिड फॉर्म था इस प्रक्रिया में उसके अभिकरण ऐसे थे, फर्स्ट वीडियो में बताए थे, उसके अभिकरण ऐसे थे। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि इसके अभिकरण ऐसे ऐसे होते हैं, यानी कि इससे थोड़ा दूर दूर गैप में होते हैं। तो इस पर और टेम्परेचर हम देते हैं, और टेम्परेचर देने से जानते हो क्या होता है, इसके अभिकरण और बिखर जाते हैं, और बिखर जाते हैं, इतना बिखर जाते हैं कि गैस के रूप में, यानी कि गैस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इतना हीट कर देते हैं कि इसको अभिकरण बिखर जाते हैं। तो बिखर जाने के बाद क्या होगा जी, लिक्विड के अभिकरण जब बिखर जाएगा तो सिंपल सी बात हो, गैस के रूप में चेंज हो जाएगा। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। अब देखिए इसको गलनांक बोलते हैं, उसको अवाष्पीकरण बोलते हैं। अब जब गैस को हम फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गैस की अभिकरण क्या होती है, बहुत दूर दूर होती है, बहुत दूर दूर होती है, बहुत दूर दूर होती है। तो जब गैस की अभिकरण बहुत दूर दूर होती है तो उसको करीब लाने के लिए हम क्या करेंगे,
जरा सोचिए तो, इसमें तो हम लोग हीट कर रहे थे, तो बेबीकॉर्न क्या होती दूर दूर जा भाग रहे थे, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, उसको हम कूल करेंगे, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस में, माइनस लाखों टेम्परेचर, माइनस 10,000 टेम्परेचर, लाखों टेम्परेचर नहीं, माइनस में टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हाईएस्ट टेम्परेचर पर हम लोग क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे। हाईएस्ट टेम्परेचर की प्लस में नहीं माइनस में बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाईएस्ट टेम्परेचर पर कीजिएगा तो वो लिक्विड होता है, लिक्विड गैस में हो जाता है, समझ में आया ना, लिक्विड का फॉर्म गैस में होता है, वो हायर में होता है, लगभग 373 डिग्री सेल्सियस पर। और हम लोग लिक्विड को गर्म हीट करेंगे तो गैस के रूप में चेंज हो जाएगा। ऐसे तो हम 100 डिग्री सेल्सियस में पानी को गर्म करते हैं, गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। अलग अलग प्रकृति के अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए, और होता भी है। उसी तरह इसका भी हायर होती है, यानी कि इसको कूल किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है। अब देखिए लिक्विड फॉर्म को फिर हम सॉलिड फॉर्म में लाए, तो लिक्विड फॉर्म को जब सॉलिड फॉर्म में लाते हैं तो हमको एग्जांपल दीजिए ना, कि जो लिक्विड हो सॉलिड फॉर्म में लाते हैं। अरे बर्फ पानी होता है, उसको कूल कीजिए, ठंडा हो जाए, फ्रीजिंग कर दो, फ्रिज में रख दो, वो सॉलिड फॉर्म में अचीव हो जाएगा आपको। तो इसको हम बोलते हैं क्या? हिमीकरण। हिमीकरण, समझ में? आज एक बात और देखिए, अगर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आता है तो उसको हम हिमीकरण कहते हैं, इसको हम संघनन कहते हैं, इसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन अब देखिए पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो समझ गए कि जिस पॉइंट से गलना स्टार्ट को हम गलना कहते हैं। अब यहाँ पर हाँ फ्रीजिंग की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रीजिंग में क्या होता है कि जिस पॉइंट पर लिक्विड की कण सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगते हैं, मैंने क्या बोला, जिस टेम्परेचर पर, पॉइंट मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, ऐसे होता है 0 से लगाई 100 तक होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है। बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखे हैं, ना कि केल्विन लिखे हैं, ना कि फारेनहाइट लिखे हैं। तो अगर हमको देखना है कि किस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वही पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हुआ 37 -37, तो प्लस में हो गया ना जी, -37 इधर में आएगा, मान लीजिए यही है, इधर माइनस है, तो -37 पर होगा, तो वही का होगा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। माने कि इसी फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज कर देंगे। मुझे ये पता फ्रीजिंग पॉइंट से और मोल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या निकलता है, जानते हो क्या निकलता है? फ्रीजिंग पॉइंट से एक बात निकलता है, अलग अलग स्टेट, मान लीजिए हम लिक्विड लिए, लिक्विड को हमको सॉलिड स्टेट में चेंज करना है, तो खुद सोचिए कि लिक्विड को हमको सॉलिड स्टेट में चेंज करना है तो किस प्रकार की लिक्विड होना चाहिए? लिक्विड तो बहुत होती है, केवल जल ही लिक्विड नहीं होती है, ऑयल भी लिक्विड होती है, दूध मिल्क वो भी लिक्विड होती है, उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होती है? तो अलग अलग लिक्विड के लिए क्या फ्रीजिंग पॉइंट होती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो खैर आज नहीं बात करेंगे, कभी क्लास में बात कर लिया जाएगा, और उस पर थोड़ा ज्यादा फ्रीजिंग पर बात करेंगे, फिर गलनांक पर बात करेंगे, वाष्पीकरण पर, संघनन पर बात करेंगे, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम आज भी बात नहीं करते हैं, बात करेंगे लेकिन क्लास में 11th 12th में पढ़ सकते हैं, 11th में कुछ है उसको हम बताते हैं, ठीक है? तो हम समझ गए। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आती है, थोड़ा मिटा दिया, ज्यादा हम ये कर दिए हैं। अच्छा ये बात बताइए कि जब सॉलिड फॉर्म है डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, सॉलिड फॉर्म डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इसका एग्जांपल दे दो। एग्जांपल का बात किए कि नहीं? इसमें नहीं किए, एग्जांपल समझ लीजिए। सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो सिंपल सी बात है, बर्फ को हम पानी में चेंज किए, और लिक्विड को हम जब गैस में चेंज किए तो सिंपल सी वाष्पीकरण, पानी को हम गर्म करने पर वाष्प निकलता है। गैस को संघनन कर देते हैं, तो देखिए CO2 जो है ना, CO2 गैस
उसको हायर लो टेम्परेचर पर, यानी कि माइनस में हायर लो टेम्परेचर, मतलब कि एकदम हायर टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए, उस पर CO2 को कम करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे ना, तो उसका होगा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आप खुद लिक्विड का ये जानते हैं कि पानी को हम फ्रीजिंग करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है। सबका एग्जांपल हम बताते हैं, इसका भी एग्जांपल समझिए, कपूर है, नैप्थलीन है। अब देखिए ये तो हुआ सॉलिड से गैस में, एक मिनट रुकिए, मार्कर में दोष है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये हो ऊर्ध्वपातन। अब देखिए, अब गैस से ये क्या बोले, सॉलिड से उत्पादन हुआ, तो गैस से सॉलिड में परिवर्तन, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, वहां क्या मैंने बोला, गैस से सॉलिड फॉर्म में परिवर्तन होता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ठोसीकरण। ठीक है। तो अब हम लोग चेंज ऑफ स्टेट समझ लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ सीख ले, जनरल नॉलेज की बात जो सीख ले, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ एलिमेंट के बारे में, कुछ जान लेते हैं। हमारे प्रकृति में जो एलिमेंट अभी तक कितना खोज हो चुकी है, तो 118, 180। तो अब हम लोग को बात करते हैं, उस 180 में ठोस है आपका कितना। देखिए इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम लोग ऊपर वाले ऐसे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, पता चलेगा लास्ट में हम काउंट करेंगे ना, तो पता चलेगा कि 236 एलिमेंट हुआ, 236 एलिमेंट हुआ। उस तरह नहीं करना है, हम पहले इस तरह डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये हो गया जो स्टेट के फॉर्म में हुआ, ठीक है ना, ये हुआ जो गुण के फॉर्म में हुआ। तो एलिमेंट होते हैं 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। उसमें ठोस होते हैं 104, सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो सभी धातु ये मेटल होते हैं। उसमें लिक्विड होते हैं 2। जितना भी एलिमेंट है ना, एलिमेंट में अगर बोल दे कि सब सॉलिड फॉर्म में रहता है, सब गैस फॉर्म में रहता है, द्रव में कोई नहीं रहता है, तो 2 ऐसे एलिमेंट है जो 2 लिक्विड फॉर्म में होता है। उसका नाम क्या है, पारा में Br, ब्रोमीन। 2 होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, याद कर लीजिएगा। तीसरा होता है आपका गैस, जो 12 होता है, अक्रिय गैस पूरा। अगर आपसे कोई पूछ दे पीरियोडिक टेबल में कितने गैस होती हैं, तो सिंपल सी बात आप एक कहना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आज को हो गया। और अक्रिय गैस 7 अक्रिय गैस होते हैं, 7 अक्रिय गैस को ऐड कर दें 12 हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात आते मेरी बात आती है कहाँ, कितने मेटल है, कितने नॉन मेटल है, कितने ये मेटलॉइड है, कितने धातु है, कितने उपधातु है, कितने अधातु है। तो देखिए हमारे पूरे एलिमेंट में 91 धातु है, 8 उपधातु है और 18 नॉन एलिमेंट है, नहीं उपधातु। उपधातु का हम जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उस टाइम बहुत अच्छा से आप लोग को कंफर्म कर देंगे कि कैसे ये सब डिवाइड करते हैं और कैसे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई ट्रिक बता दीजिए, तो उस टाइम हम बहुत अच्छा ट्रिक रखे हैं जो आप लोग को ये सब पूरा बता देंगे। कब, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तब। फिलहाल अभी जानकारी के लिए हम बात बता दिए, सब जानकारी के लिए बता दिए कि ऐसा सब होते हैं। क्या कब, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना होता है, तो बेसिकली अध्ययन आप लोग अभी तो पता हो गया कितना तत्व, इतना एलिमेंट होते हैं, इतना एलिमेंट, इतना सॉलिड होते हैं, इतना लिक्विड, इतना गैस, इतना मेटल होते हैं, इतना नॉन मेटल होते हैं, इतना मेटलॉइड होते हैं। ये तो मुझे पता हो गया, समझ में आया। अब हम लोग अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक, प्रेजेंट इन अर्थ एलिमेंट अर्थ पर कितनी मात्रा में एलिमेंट की प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में उपस्थित प्रेजेंट है। तो देखिए ऑक्सीजन है 49.9%,
सिलिकॉन है 26.8%, एल्युमिनियम है 7.3, लोहा है 4.1%, ठीक है। कैल्शियम है 3.2%, सोडियम है आपका 2.3%, पोटेशियम है आपका 2.3%, मैग्नीशियम है 2.1%, और अन्य तत्व बहुत सारे तत्व है। ऐसा नहीं है कि तत्व मतलब पूरा है तभी तो पीरियोडिक टेबल के मतलब 100 अभी क्या हम लोग स्टडी किए 118 तत्व। 118 तत्व कुछ तो मात्रा होगी, कुछ की मात्रा होगी तभी तो मतलब कि 100% सब मिलकर पूरा होगा। कुछ की मात्रा होगी तभी 100% मिलकर बना होगा। 100% मिलता ना तो हम लोग पता है इतना क्या होता है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा 0.2, जिसमें 0.2 क्या है, कार्बन है। रही बात 0.2 कार्बन है तो कार्बन कम लिखेंगे तो बहुत सारे भी गैस है, बहुत सारे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नियोन है, हीलियम है, सर बहुत सारे एलिमेंट है। तो कितना को लिखेंगे, पता चलेगा कि मेरा सारणी भर गया, मेरा कॉपी का जो दो पेज भर गया, पता नहीं चलेगा। लिखने को तो हम लिखवा देंगे, सब लिखवा देंगे, लेकिन रही बात कम कितना लिखे, बस इतना ही काफी हम लोग के लिए। जनरल वाले पूछेगा भी तो इतना ही पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछ सकता है, समझ में। तो परसेंटेज बता दिए। और देखिए ऑक्सीजन को हम ओ से डिनोट करते हैं, और सिलिकॉन को एस आई, और एल्युमिनियम को एल, लोहा को फेरिक, कैल्शियम को सी ए, सोडियम के एन, पोटेशियम को पे एम जी, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि मेरी बॉडी में कितने एलिमेंट है और कितनी मात्रा में है, मेरी बॉडी में कितने एलिमेंट है और कितनी मात्रा में है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज माई बॉडी। मेरी बॉडी में जो भी एलिमेंट की मात्रा है कितनी मात्रा में है, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की मात्रा 65% है, कार्बन की मात्रा 80%, हाइड्रोजन की मात्रा 10%, कैल्शियम की मात्रा 2%, नाइट्रोजन की मात्रा 3%, फास्फोरस की मात्रा 1%, और अन्य तत्व बहुत सारे तत्व हैं। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे तत्व हैं जिसकी मात्रा 1% में है, और जहां मात्रा ऑक्सीजन की 65%, ये कैसी हो गई। किसी की मात्रा 1% में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और कहीं देखिए तो ऑक्सीजन की मात्रा 65 अकेले है, किसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा 65 हुए। अरे हम लोग पता है, बचपन से पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम लोग का मृत्यु काल हो जाता है। हम शुरू से बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मृत्यु काल हो जाता है। भोजन एक दिन नहीं मिले जीते रहेंगे, भोजन एक दिन नहीं मिले जीते रहेंगे, पानी एक दो दिन नहीं मिले जीते रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिले तो मात्र 2 मिनट में हमको वहां चला जाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, 65, कार्बन की मात्रा होती है 18%, हाइड्रोजन की। एक और बात आप सभी को मैं बता दूं कि हम कहीं O2 लिखे हैं, कहीं H2 लिखे हैं, कहीं N2 लिखे हैं, जबकि C लिखे हैं, P लिखे हैं, उसके बाद ऐसे करके हाँ C लिखे हैं, कैल्शियम और कार्बन और फास्फोरस, इस पर हम 2 नहीं लगाए हैं। जब किस पर हम 2 लगाए, वजह क्या है, सिंपल सी बात है बाबू, इस पर ज्यादा अभी फोकस देने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बेसिक क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के बाद 2-3 वीडियो के बाद वह वैसा क्लास आएगा, उस क्लास में यह स्पष्ट कर देंगे कि N2 क्यों होता है, H2 क्यों होता है, O2 क्यों होता है, C2 क्यों नहीं होता है, और कैल्शियम CA2 क्यों नहीं होता है, और P2 क्यों नहीं होता है। उस क्लास में टॉपिक को क्लियर कर देंगे, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि उसको बताने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम लोग अगला टॉपिक थोड़ा सा याद करने वाले, जनरल नॉलेज में पूछे जाने वाले हैं, वही हम अभी कवर करने वाले हैं कि जो मतलब कोई पूछ जाता है कि हाइड्रोजन की सबसे हल्का तत्व क्या है, सबसे भारी तत्व क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए जीके कुछ जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। अगर जनरल नॉलेज में कोई बोल दे
कि सबसे हल्का तत्व क्या है, तो आप बोलिएगा बिना सोचे समझे हाइड्रोजन, इसके दरम्यान एक mu होता है। दूसरी अगर सबसे हल्का धातु कोई बोल दे, धातु, तो लिथियम बोलिएगा, Li से डिनोट किया जाता है, उसको लिथियम बोलते हैं। सबसे अधिक तत्व तन्य धातु, तन्य धातु मतलब समझते हो क्या होता है, मतलब कि उसको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ एकदम पतला से पतला। जैसे मान लीजिए एक चटपटी आता है, चटपटी जो खींच कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे चटपटी ही कुछ बोलते हैं उसको। ऐसे क्या करता है दुकानदार जो होता है, जो बेचने वाला होता है, वो ऐसे खींच 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 बहुत लंबा कर देता है, यानी कि उसकी तन्यता गुण, तन्या, उसकी तन्यता गुण अधिक होती है। और वही हम धातु की बात करते हैं कि धातु में तन्यता सबसे अधिक किसकी होती है, तो सोना की होती है। सोना को पिटते जाओ लंबा होते जाओ, पिटते जाओ लंबा होते जाओ, पिटते जाओ लंबा, इतना ना लंबा होगा, इतना ना लंबा होगा, तो उससे अधिक कोई धातु लंबा हो ही नहीं सकता है। इतना लंबा होकर दिखाएगा कि उससे अधिक कोई धातु लंबा नहीं होगा। इसलिए सबसे तन्यता किसकी होती है, तो ये होती है सोना की। और सबसे अधिक विद्युत का धारा प्रवाहित, विद्युत का धारा प्रवाहित आप जानते हैं एल्युमिनियम, लोहा में, कॉपर में, सब चीज में होता है, तांबा में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक किसमें होता है। अगर सबसे अधिक की बात आ जाए तो सबसे अधिक होता है सिल्वर में, उसमें सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता सबसे अधिक हो जाती है, तो इसमें हो जाता है। सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व आर्सेनिक है। अगर कोई बोलते आपसे कि सबसे हल्का तत्व तो बता दिए, सबसे भारी तत्व बताइए, सबसे भारी तत्व बता दिए, इसको एस से डिनोट करते हैं। अगर कोई बोल दे आपसे कि सबसे कठोर तत्व, तो हीरा, जो कार्बन से मिलकर बना होता है। सबसे कठोर तत्व तो हीरा, जो कार्बन से मिलकर बना होता है। यहीं पर एक और बात बता देते हैं आप सभी को, 9th या 10th क्लास में 9th-10th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप लोग कि जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट वो अधातु है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत धारा, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, अधातु में तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, लेकिन अधातु में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है। रीजन उसका क्या है, रीजन उसका क्या है, रीजन बस उसका यही है कि ग्रेफाइट जो है कार्बन 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 3 बॉन्ड बनाता है, कोई कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, जिसके एक इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिनोट करने की, इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के ग्रुप में स्वतंत्र हो जाए तो क्या करेगा, किसी दूसरे के जाकर साथ साझा करेगा। तो जब मान इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो गया, तो मुक्त हो गया इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सी बात है, धारा प्रवाहित करेगा ही करेगा। तो ये समझ में आ गया आप सभी को, तो इतना सब बताएं। तो ये सब हम लोग आज स्टडी कर लिए, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो कल के लिए इंतजार करें, तो अगला वीडियो में हम लोग कुछ और नए टिप्स लेकर आएंगे। देखिए मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि 4 से 5 क्लास बहुत इजीली हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ सिखाने वाला, यानी कि गाते गाते, देखिए किसी भी बच्चे को पहले अंगुली धरकर उठाया जाता है, उठाने के बाद थोड़ा थोड़ा चलाया जाता है, चलाने सिखाया जाता है। उसके बाद जैसे ही रोड पर चलने लगे अपने बल पर चलने लगे, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि चल बाबू पाक वहां पर है, ले बाबू चॉकलेट के, दौड़ कर आएगा। ऐसे स्टेप लगे। इसीलिए हम 3-4 वीडियो ऐसे डाले हैं जो मतलब एकदम छोटे लेवल में एक नहीं होता है कि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो उनको केमिस्ट्री साफ समझ में नहीं आता है, वो बेसिकली पढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं ऐसे वीडियो 4 से 5 वीडियो ऐसे करके बनाऊंगा। उसके बाद 5 के बाद जो भी वीडियो मेरा आएगा, लेक्चर 5 के बाद जो भी मेरा वीडियो आएगा, उसमें कुछ सीखने वाला भी होगा, उस पर कुछ क्वेश्चन भी होंगे, उसको घर पर जाकर रिवाइज भी करना पड़ेगा उसको, हालांकि उसका हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे करके मेरा वीडियो आएगा। तो आप लोग 4 से 5 में वीडियो देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो मुश्किल से हम बनाते हैं, 30 मिनट से तो अधिक बनाते नहीं है, इसीलिए हम बहुत कम। फर्स्ट वीडियो मेरा था कितना, 7-8 मिनट का था। सेकेंड वीडियो मेरा बढ़कर हुआ 20 मिनट का करीब
एबव हुआ था। उसके बाद आज देखिए जितना भी वीडियो हो, मैं टाइम नहीं देखा हूँ अभी कितना वीडियो गया है, तो देख लीजिए जो भी है। तो आप लोग रोज देखिए, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, पॉसिबल है। बट आप लोग का ऐसे करने से पॉसिबल इम्पॉसिबल में चेंज हो जाता है। पढ़ना है तो आप लोग स्वतंत्र होकर पढ़िए, आजादी से पढ़िए और खुशी से पढ़िए और हंस के पढ़िए। ठीक है, बाय बाय। सॉरी, आज की बस इतना ही, इसलिए सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि अभी मेरा ध्यान गया, क्योंकि बोर्ड पर हम सॉल्यूशन लिखे हैं और बेसिक केमिस्ट्री का स्टडी हो रहा है, हम सॉल्यूशन लिखे हैं, तो इसके लिए सॉरी। बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 3 होगा, ठीक है।